नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सीज फायर तो हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा था 3-4 दिन के अंदर सीज फायर हो गया। अब अमेरिका ने कराया, अपने आप हुआ, कैसे हुआ हम नहीं जानते। सीज फायर हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो पॉलिटिकल जंग चल रही है उसमें कहीं कोई सीज फायर होने वाला नहीं है। होना यह चाहिए था कि इस समय पूरे देश को एक साथ खड़ा दिखना चाहिए था, कम से कम पॉलिटिकल लोगों को एक साथ खड़ा दिखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उसको लेकर अपने आप में बहुत सारे सवाल उठने चाहिए और उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह कहा कि डिप्लोमेसी के लिए, यानी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर उनको भारत का स्टैंड बताने के लिए 60 डेलीगेशंस जाएंगे, जिसमें सभी पार्टियों के लोग होंगे। सर्वदलीय ये डेलीगेशन होंगे। हर टीम में 5-5 एमपीज होंगे, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, और इनमें से एक एमपी जो होगा वो ग्रुप को लीड करेगा। अब इन ग्रुप के लीडर्स का नाम आया है। 60 टीम है तो 7 लोग लीड करेंगे इसको। पहला नाम है रविशंकर प्रसाद का। बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बैजयंत पांडा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जेडीयू से संजय कुमार झा जा रहे हैं, उनको भी आप भारतीय जनता पार्टी का ही नेता मान सकते हैं। डीएमके से जरूर कनिमोई जा रही हैं, कनिमोई करुणानिधि जा रही हैं, करुणानिधि की बेटी हैं। शरद पवार की पार्टी से जा रही हैं सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं। और शिवसेना के शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे जी खुद जा रहे हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी खुद जा रहे हैं। अब शिंदे जी या फिर संजय कुमार झा जी या रविशंकर प्रसाद जी को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कितना पता है हम नहीं जानते, लेकिन एक नाम जरूर इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। हैरान किस वजह से करने वाला है मैं आपको बताऊंगा। वो नाम है कांग्रेस के शशि थरूर का। देखिए, शशि थरूर साहब की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यूएन के अंदर रहे हैं, सब ठीक ठाक रहा होता तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी, पहले भारतीय जनरल सेक्रेटरी हो सकते थे। अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, हालांकि अंग्रेजी और डिप्लोमेसी का कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है। कम अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे बड़े डिप्लोमेट भी हैं दुनिया में। लेकिन ठीक है, ये एक एडेड एडवांटेज है कि जब आप यूरोप की कंट्रीज में खासतौर पे जाते हैं या ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहां अंग्रेजी सामान्य भाषा है, तो आपकी अंग्रेजी काम आती है। शशि थरूर की अंग्रेजी की वजह से मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल मामलों की समझ निश्चित रूप से उनकी शानदार है। और यह भी सच है कि इंटरनेशनली उनके रिश्ते भी हैं, चूंकि वो यूएन में रहे हैं तो वो काम के आदमी तो हैं। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यह है कि इधर किरण रिजिजू लिस्ट जारी करते हैं 7 लोगों की कि ये 7 लोग अलग अलग ग्रुप्स को लीड करेंगे, और उधर कांग्रेस के जयराम रमेश जी एक ट्वीट करके बताते हैं कि 4 जिन लोगों का नाम मांगा गया था वो नाम तो दूसरे थे। उसमें आनंद शर्मा जी हैं, तरुण गोगोई हैं, 4 लोग हैं उसमें, लेकिन शशि थरूर नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर का नाम सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस के लिस्ट में वो नहीं है? ये तो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि शशि थरूर के जो बयान हैं वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग बयान है। केरला में अडानी के पोर्ट का जो उद्घाटन होना था उसमें वो मंच पे थे, और तब नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की थी कि यहां पर शशि थरूर को देखकर बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं उनको समस्या हो जाएगी। समस्या पहुंचानी थी पाकिस्तान को, वो बाद में पहुंचाई गई, लेकिन पहले विपक्षी दलों को बेसिकली उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की थी। इंडिया तो उनसे बोला नहीं जाता है, तो इंडी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन के बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी होने वाली है, रातों की नींद उड़ने वाली है। जब शशि थरूर के साथ वो मंच शेयर कर रहे थे, और शशि ने उसके बाद उस बयान का खंडन करते हुए कुछ नहीं कहा था। अभी हाल में जब शशि थरूर से पत्रकारों ने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बयान मेरा इंडिविजुअल बयान है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं। बताया ये जा रहा है कि ये लोग मीटिंग में बैठे थे, जो एआईसीसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कहा गया था कि शशि थरूर जी आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता है। लगातार शशि थरूर के जो बयान रहे वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड से अलग रहे। जैसे ट्रंप ने जो दावा किया था उसको लेकर कांग्रेस में आमतौर पर लोगों ने ट्वीट किया था या यही लिखा था कि ट्रंप ने हस्तक्षेप कैसे किया भारत पाकिस्तान की बातचीत का। और शशि थरूर एक इंटरव्यू में कहते नजर आए कि नहीं, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी, ट्रंप को ज्यादा बोलने की और क्रेडिट लेने की आदत है, मैं नहीं मानता कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की थी, जबकि ट्रंप लगातार दावे कर रहे थे।
तो शशि थरूर जो है इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा निकलते हुए आ रहे हैं और लगता यही है कि इसी वजह से, चूंकि कांग्रेस ने जो 4 लोगों की लिस्ट दी थी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति कर दी है। भाई आपने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाना है और आपने सभी पार्टियों से लिस्ट मांगी। अगर आप वाकई ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे तो जो लिस्ट आपको दी गई थी उनमें से कोई एक नाम चुन लेते। आनंद शर्मा कोई कम पढ़े लिखे तो है नहीं, आनंद शर्मा कोई खराब अंग्रेजी तो बोलते नहीं है, आनंद शर्मा के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ किसी से कम तो है नहीं। यही बात आप तरुण गोगोई के बारे में भी कह सकते हो। बाकी जो 2 नाम हैं उनके बारे में मैं नहीं जानता, उनका नाम जानता हूं मैं, पढ़े लिखे लोग हैं निश्चित तौर पे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितना समझते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं कि श्रीनाथ एकनाथ शिंदे से तो बहुत ज्यादा राजनीति समझते हैं वो इंटरनेशनल। श्रीनाथ एकनाथ शिंदे से तो ज्यादा समझदार लोग हैं। तो चारों में से कोई नाम लिया जा सकता था, लेकिन नाम लिया गया बाहर से। यह केंद्र सरकार की अपनी राजनीति है कि सर्वदलीय टीम भी बनाएंगे और उसकी लीडरशिप से कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्ष का दल है उसकी रिकमेंड की हुई लिस्ट को किनारे भी करेंगे। ये लोग अपील करते हैं पूरा देश एक साथ खड़े हो, ये लोग अपील करते हैं कांग्रेस साथ में खड़ी हो। जब तक संघर्ष चला कांग्रेस एक शब्द बोले बिना बिल्कुल शांति से इनके साथ खड़ी थी, लेकिन उसके बीच में भी राजनीति हो रही थी, उसके बीच में भी वीडियो आ रहे थे और अब भी उसी तरह की राजनीति दिखाई दे रही है। आपको याद है ना, जिस दिन सीज फायर हुआ था उसी दिन सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह बताने की कोशिश की थी कि अब तक जो कांग्रेस सरकार थी वो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी वीडियो वायरल होता उसके पहले ही सीज फायर हो गया और वीडियो बेचारा फ्लॉप हो गया। लगातार ये लोग भाषण देते हैं, आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करने की जरूरत पड़ रही है। 26/11 आपको याद दिला दूं, 26/11 बॉम्बे वाली घटना, उसके बाद के जरा बयानात ढूंढ के पढ़िए आप। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। चाइना भी चाहकर कुछ नहीं बोल पाया था। सबने पाकिस्तान की बाकायदा मजम्मत की थी। आतंकवादी या तो पकड़े गए थे या मारे गए थे। हेडली जो अमेरिका भाग गया था, प्लानिंग में शामिल था, उसको लाया गया था, उससे पूछताछ की गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाला गया था जिसमें आतंकवादी मुल्क थे और उसके चलते कई सालों तक पाकिस्तान को जो रक्षा की सप्लाईज थी, हथियारों की सप्लाई थी, वो बंद थी। उसको कहते हैं कूटनीतिक सफलता। आप पाकिस्तान को अलग थलग करके एक कोने में डालने में सफल हुए थे 26/11 के टाइम, और वो भारत का जो मान था उसके बुलंदी का वक्त था जब सारी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकवादी भेज रहा है और ये गलत है, और पाकिस्तान को हथियार भेजने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। एक वो वक्त था। आज क्या है? आज यह है कि पूरी दुनिया आपको भारत पाकिस्तान को एक साथ खड़ा करके दोनों को एक तरह की सलाह दे रही है। किसी देश ने यह बयान जारी नहीं किया है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मदद की, जबकि जानते सब हैं, छुपा कुछ नहीं है। अगर मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने को हमारी आर्मी ने उड़ाया है तो सबको पता है कि मौलाना मसूद अजहर कौन है। सब जानते हैं मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी है, लश्कर तैयबा चलाता है वो। और ये सब जानने के बावजूद खुद मौलाना मसूद अजहर आके कहता है कि काश मैं भी मर गया होता, मेरी फैमिली के इतने लोग मर गए होते। यानी बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने उसे महफूज करके रखा हुआ था, एक आतंकवादी को पाकिस्तान पाल रहा था। उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया में आवाज नहीं उठती है। तस्वीर है जिसमें एक इंटरनेशनल आतंकवादी खड़ा है, नमाज जनाजा कर रहा है, उसके पीछे आर्मी के लोग खड़े हैं, फिर भी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने 11 साल से जो कुछ किया है वो इंडिया को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जैसी कोई चीज है नहीं। मैं बार बार अभी कल एक दोस्त से बात कर रहा था कि भाई एक वो किसी देश का राष्ट्रपति था जो मोदी जी के पैर छू रहा था, उसका भी पता नहीं चला, उसने भी बयान जारी नहीं किया। साथ में खड़े हुए तो कौन? इजराइल, जिसने कोई मदद नहीं भेजी। और दूसरा कौन खड़ा हुआ? तालिबान, जिससे आपके कभी कोई रिश्ते नहीं रहे, जिसको आधी दुनिया अभी तक मान्यता नहीं देती है, यहां तक कि आपने भी मान्यता नहीं दिया है। यही 2 मुल्क आपके साथ खड़े रहे, इसके अलावा कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। और इजराइल भी क्या खड़ा होगा? वो तो अपनी जंग में फंसा हुआ है, उसको तो फलस्तीनियों को मारने से फुर्सत नहीं है।
ट्विटर पे कोई बहस कर रहा था कि फलस्तीनियों ने सपोर्ट नहीं किया। भैया, जिनके यहां रोज 150 लोग मारे जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, दुनिया भर से धोखा मिल रहा है, वो क्या सपोर्ट कर देंगे और क्या नहीं सपोर्ट कर देंगे? उनके सपोर्ट का क्या मतलब है? वो क्या बयान जारी कर दें, कहां बयान वो जारी कर दें और क्यों बयान जारी कर दें? वो लगातार मारे जा रहे हैं, आपके यहां से एक ट्वीट नहीं आता है किसी बड़े आदमी का। एक बार आप इजराइल को रोकने के लिए ट्वीट तक नहीं करते हो। आपके ट्वीट से रुकेगा नहीं, लेकिन कम से कम मोरल स्टैंड तो ले सकते हो। वो तक आपने नहीं लिया और आप फलस्तीन से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके सपोर्ट में बयान जारी करेगा। कमाल है। मतलब जो खुद मर रहा हो, जिसके यहां रोज बम गिर रहे हो, जहां किसी को पता नहीं है कि सुबह हो गई तो शाम होगी कि नहीं होगी, शाम तक जिंदा रहे तो सुबह तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल से लेके, मसाजिद से लेके, मकान से लेकर सब कुछ तबाह है, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है। पाकिस्तान की एक से एक फ्ला लाइन्स है। मैं कल की बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जो बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमला हुआ था। 10 मई की रात करीब 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने सेफ लाइन पर फोन करके बताया था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों को निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ खुद मान रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा सिर्फ भारत का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारा नुकसान सिर्फ भारत को ही हुआ है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी, बाकायदा तस्वीरें लगाई थी उसने, और बताया था कि पाकिस्तान में कई एयरबेस जो है उनको नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे निशाने सटीक थे, नुकसान पहुंचा है। लेकिन आपकी अपनी लाइजनिंग और बाकी सब इतनी कमजोर है कि दुनिया में वो खबर नहीं बनती है। तुरंत 7 तारीख को शुरू हुआ, 8 तारीख को ब्रिटेन का टेलीग्राफ खबर छाप देता है और वो वायरल हो जाती है और वो कहता है भारत के इतने जहाज गिरा दिए गए। आपके पास कोई नहीं था रोकने वाला। आपने इतना बड़ा आईटी सेल बना के रखा हुआ है, लेकिन वो आईटी सेल सिर्फ कांग्रेस, नेहरू, गांधी, इंदिरा, इसी पर लगा हुआ है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब आपका आईटी सेल नहीं दे सकता है। और आपकी जो गोदी मीडिया है वो तो कमाल है, उसने इतनी फर्जी खबरें फैला दी कि सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। जब पाकिस्तान से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो इंडियन मीडिया की खबरें दिखा दे रहा है कि देखिए ये हुआ, ये हुआ। और वो खबरें दिखा दिखा के लाहौर पे कब्जा, कराची पोर्ट टूट गया, पता नहीं क्या हो गया, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा झूठ बता बता के पूरे देश का एड्रेलिन इतना हाई कर दिया गया था। जो लोग लगातार टीवी देख रहे थे, हम लोग तो उस समय भी हकीकत बताने की कोशिश कर रहे थे, जितना आर्मी बता रही थी उतना ही रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया ने जिस तरह से सारे नियम कानून तोड़ के और एड्रेलिन बढ़ा दिया पूरे देश का, एक हिस्से को लगने लगा, एक हिस्सा जो मोदी जी को बिल्कुल समझता है कि विष्णु के अवतार हैं, उसको लगने लगा बस कल परसों में पाकिस्तान तबाह हुआ और पीओके से लेकर पाकिस्तान हमारा हो गया। नतीजा क्या हुआ? जब आपने सीज फायर किया तो लोग एकदम शॉक में आ गए कि अरे ये क्या हो गया। अगर ढंग से खबरें बताई गई होती, आराम से बात की गई होती, आर्मी जितनी रिपोर्टिंग कर रही है उतना ही किया गया होता, तो यह शॉक देश के अंदर नहीं लगता। अब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जो डेलीगेशन आपने बनाया है ये भी तिरंगा यात्रा है। अगर एक को छोड़ दें, कनिमोई को छोड़ दें, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी के करीब नहीं है। शरद पवार ने पिछले दिनों लगातार ऐसे बयान दिया है जिससे समझ में आता है कि वो अडानी और बीजेपी के ज्यादा करीब हैं, बाकियों से दूर हैं। तो सुप्रिया सुले जा रही हैं तो वही बोलेंगी। सारी आपने टीम ऐसी बनाई है जो बीजेपी के आसपास के लोगों की है। कह इसको रहे सर्वदलीय कमेटी। अब देखना होगा कि जब सांसदों के नाम आते हैं तो किस तरह के सांसद आप चुनते हैं, ओवैसी जैसे आदमी को भेजते हैं या नहीं, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा है। कांग्रेस से जो 4 नाम दिए गए हैं उनको आप चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, सब देखना होगा। और अगर नहीं चुनते हैं आप तो इसका मतलब यही हुआ कि आप सर्वदलीय की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तभी तो आपके एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि सेना नतमस्तक है मोदी जी के पैरों में। मोदी जी को खुद शर्म आई होगी ये सुन के कि यह आदमी क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री हैं, वो जानते हैं किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या रिश्ता है। और इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी बात यही है कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी है जो इस तरह की चीजों में भरोसा नहीं रखती है, जो राजनीति नहीं करती है, जो सिर्फ तिरंगे के सामने झुकती है, सिर्फ संविधान के सामने झुकती है, आदेश लेती है सरकार से क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी है। लेकिन ये चरणों में झुकना, नतमस्तक होना, ऐसा कह के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री
क्या साबित करना चाहता है? उसके पहले उसी प्रदेश का, मध्य प्रदेश का ही एक और मंत्री विजय शाह कहता है कि हमारी जो कर्नल सोफिया है वो आतंकवादियों की बहन है। वो तो भला हो जबलपुर हाईकोर्ट का, जिसने नूज बिल्कुल कसी हुई है, वरना तो बोल के निकल गया होता, कुछ नहीं होना था, माफी भी नहीं मांगता। ये तो इतनी आलोचना हो गई और उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो ले लिया, इसलिए इतना सब उसकी जबान से निकला। पहले हंस के माफी मांगा, फिर रो के माफी मांगा, अब कोर्ट में नाक रगड़ रहा है, वरना कुछ नहीं होता। ये पागलपन जो भरा गया है लोगों के अंदर, ये जो मोदी जी की छवि बनाई गई है लार्जर देन लाइफ की, बहुत नुकसान पहुंचा रही है देश को। और अगर ये जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, डेलीगेशन बनाया गया है विदेश जाने का, वो भी ऐसी ही भक्ति करेगा तो क्या ही रिपोर्ट करेगा, क्या ही डिप्लोमेसी करेगा। विदेश यात्रा करके खा पी के 2-4 करोड़ खत्म करके वापस लौट आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। बेहतर तो यही होता कि सारे विपक्षी दल के नेताओं को एक बार लेके बैठा जाता और उस बैठक में ये नाम तय होते, ताकि वो वाकई सर्वदलीय होता। कोई भी सांसद जाएगा वहां पर तो वो भारत का पक्ष ही रखेगा, भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन कम से कम अगर सबकी सहमत से, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी सहमत से, उसके दिए हुए नामों में से चुना जाता, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देश के अंदर आता। लेकिन यहां तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस पार्टी पार्टी पार्टी, चुनाव चुनाव चुनाव। तो होता वही है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो दुनिया में एक देश नहीं मिलता है आपके साथ खड़े होने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।